नमस्कार। कृष्ण कुमार देश के जाने माने शिक्षा शास्त्री हैं और बच्चों की शिक्षा पर वे महत्वपूर्ण लेखन करते रहे हैं। उनकी पहली किताब शिक्षा पर राज्य शिक्षा और बच्चे अनेक वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। उसने शिक्षा जगत को आंदोलित किया, अनेक लोगों की सोच को उसने बदला। हाल ही में उनकी किताब आई है पढ़ना जरा सोचना। 2019 में जुगनू प्रकाशन तक्षशिला एजुकेशन सोसाइटी की जो इकाई है उससे यह प्रकाशित हुई है। किताब पढ़ने की संस्कृति के बारे में है और पढ़ना हमारे लिए क्या महत्व रखता है और सोचने से पढ़ने का क्या संबंध है, इसके बारे में ये पूरी किताब है। खास तौर से बच्चों को केंद्र में रख करके, बाल साहित्य को केंद्र में रख करके कृष्ण कुमार ने महत्वपूर्ण विमर्श इसमें किया है। पढ़ने की संस्कृति का लोप हमारे समाज से होता जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक तो पढ़ना और पढ़ाई करना, ये दो किस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, इस पर वे विचार करते हैं। स्कूलों में, विद्यालयों में और महाविद्यालयों में पढ़ाई होती है। जो छात्र इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं वे पढ़ाई करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से वे तैयारी करते हैं, उसको पढ़ाई कहा जाता है। वो पढ़ने का काम प्रायः नहीं होता है। पढ़ना कैसे यह भी सिखाया नहीं जाता है। यह सोचने की बात है और पढ़ने का सोचने से संबंध इसलिए कृष्ण कुमार रेखांकित करते हैं। पढ़ना यदि सोचने के लिए प्रेरित नहीं करता है या सोच में नहीं ढलता है तो पढ़ना नहीं होता है। पढ़ाई करते हुए हम तथ्यों को याद कर लेते हैं और परीक्षा में विद्यार्थी उनको लिख करके आ सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई की जा सकती है, पर पढ़ना किसी और मकसद के लिए होता है, किसी कैरियर के लिए नहीं। वो उसका संस्कृति से संबंध है जिसका कि लोप हमारे समाज से होता जा रहा है। हमारे यहाँ साहित्य को पढ़ने की चीज़ नहीं कहा गया बहुत पहले, क्योंकि छपी किताबें नहीं थी। उसको सुनने की चीज़ कहा गया, इसलिए श्रव्य काव्य कहा गया। और जो बातें कृष्ण कुमार ने पढ़ने के लिए कही हैं वो हमारे पुरखों ने सुनने के लिए कही। और इसके साथ ये बात जोड़ी जानी चाहिए कि पढ़ने की संस्कृति का जिस तरह से लोप हुआ हमारे समाज में बहुत व्यापक रूप से पिछले 10, 20, 30 सालों में, जो कि बहुत ही चिंतनीय बात है, उसी तरह से सुनने की कला और सुनने की संस्कृति का भी लोप हुआ। कविता, गज़ल कही और सुनी जाती थी, तो यह कहने और सुनने की जो कला है वह भी ख़त्म होती गई है। और हमारे यहाँ तो श्रवण पहली सीढ़ी है वेदांत में। श्रवण यदि होता है सही तरीके से तो मनन होता है, भीतर सोच में ढलता है श्रवण या सुनना, और फिर निधिध्यासन, उसको भीतर अपने गुणना मीमांसा करना। यह प्रक्रिया, ये 3 सोपान बताए गए वेदांत में मुक्ति के लिए, साधक के लिए, और ये किसी भी साहित्य के लिए भी उसी तरह से लागू होते हैं। क्योंकि जो हमारे बड़े कवि हैं उन्होंने कहा कि अदिति बोधा चरण प्रचारण दशाश्च तस्रः प्रथयन। अध्ययन, फिर बोध और फिर आचरण और फिर उसका प्रचार या दूसरों को बताना। तो अध्ययन जो बोध में यदि परिणत नहीं होता, अध्ययन यहाँ पढ़ने के लिए भी हम कह सकते हैं, स्वाध्याय के लिए आया है। वैसे गुरु से सुनते हुए जो कुछ ज्ञान अर्जित करता है वह किसी बोध में परिणत होता है। तो यही बात यहाँ कहना चाहते हैं कृष्ण कुमार कि जो पढ़ना है वह किसी सोच में, बोध में कैसे तब्दील हो। केवल हम शब्दों को पढ़ते चले जाते हैं तो पढ़ना नहीं होता। प्रारंभिक वाक्य हैं इस पुस्तक के, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें अनपढ़ कहकर हम ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं छोड़ते जो पढ़ सकते हैं मगर पढ़ते नहीं।
उनसे भी बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो पढ़ते हैं पर समझते नहीं। यह पुस्तक किन्हीं दो समस्याओं के बारे में है। पहली, पढ़ने की आदत का अभाव। दूसरी, समझने की चिंता किए बगैर पढ़ते जाना। दोनों की जड़ यह पुस्तक शिक्षा प्रणाली में तलाशती है। यह भूमिका में उन्होंने लिखा है और ये तलाश पूरी पुस्तक में है। हमारी शिक्षा प्रणाली किस तरह से पढ़ने की संस्कृति से दूर हट गई है, इसकी मीमांसा वे करते हैं। और बचपन और पढ़ना और साहित्य का क्या संबंध है, यह पहले अध्याय में वो इसकी विवेचना करते हैं, छानबीन करते हैं। और आमतौर पर पढ़ाई मशीन की तरह की जाती है, तो पढ़ें कैसे और सुने कैसे ये इस किताब को पढ़ कर के भी कुछ विचार किया जा सकता है। कृष्ण कुमार कहते हैं कि पढ़ना एक खिड़की की तरह है जो फिलहाल बंद पड़ी है, मगर हमारे प्रयास से खुल सकती है। जो पढ़ नहीं सकता उसके लिए यह खिड़की बंद ही रहेगी। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग दिमाग की एक खिड़की को हमेशा के लिए बंद करके बैठ गया है, और इसको खोलना कितना जरूरी है ये इस किताब से हम समझ सकते हैं। पढ़ना बोध में कैसे परिणत होता है, इस पर इस किताब में खासतौर से विचार किया गया है। जब हम कमरे में बैठकर चुपचाप पढ़ते हैं और एक अनुभव में हम डूबते हैं, उस अनुभव की मीमांसा भी हमारे यहाँ की गई है। कृष्ण कुमार भी उस पर विचार करते हैं। वह समूह पर हमारे अवलंबन को, व्यक्ति की निर्भरता को घटाता है और खुद के अनुभव को वरीयता उसमें होती है। खुद अपने भीतर बैठ करके हम उस अनुभव की नापजोख कर सकते हैं। और यह भी होता है कि उस अनुभव में व्यक्ति समाज हो जाता है। हमारे यहाँ यह माना गया, कमरे में बैठकर हम पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर से लगता है कि समाज से जुड़ने की प्रक्रिया से विपरीत प्रक्रिया यह हो रही है। लेकिन जैसा हमारे यहाँ साहित्य के पाठन की अनुभव की विधि बताई गई है कि उसमें व्यक्ति अपने में डूबने के बाद समाज हो जाता है, खुद से अपने आप को खोजता है। यह अपने आप में डूबना, व्यक्ति का समाज हो जाना अपने एकांत में, ये असामान्य बात अब हो गई, दुर्लभ बात हो गई है हमारे बीच। कृष्ण कुमार कहते हैं चुपचाप पढ़ना एक असामान्य आदत मान ली गई है। सामूहिक वाचन में तो सब शामिल होते हैं, पर अकेले बैठे पढ़ते हुए पाया जाना दूसरों का ध्यान खींचता है। वाचन पर उन्होंने विचार किया है, तो पढ़ने और वाचन में कितना अंतर होता है। स्कूलों में वाचन होता है और सामूहिक वाचन भी होता है, तो पुस्तक को जोर जोर से पढ़ कर के सुनाता है, वो अपने भीतर के बोध में ढलती है या नहीं, इस पर विचार इसमें नहीं किया जाता। सामूहिक वाचन में सब शामिल होते हैं, पर अकेले बैठकर पढ़ते हुए पाया जाना दूसरों का ध्यान खींचता है। कई बार ऐसा बच्चा पढ़ाकू या ऐसे ही किसी अन्य शब्द से हल्के फुल्के उपहास का पात्र बनाया जाता है, खासकर यदि वह उपन्यास पढ़ने का आदी हो। यह बात लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होती है, पर अकेले बैठी उपन्यास पढ़ती हुई लड़की हमारे स्कूलों में शायद ही कहीं देखने को मिलती हो। संभवतः यही बात घर के बारे में भी कही जा सकती है। ये सोचने की बात है। और पढ़ने की आदत, और लड़कों में पढ़ने की आदत, और फिर लड़कियों में खासतौर से जो कथा साहित्य है, कविता हो सकती है, उसको स्कूल के पाठ्यक्रम से, रूटीन से, ढर्रे से बाहर अकेले में बैठकर पढ़ने की आदत, वह किस तरह से ख़त्म हो गई है हमारे बीच। न केवल इतना, बल्कि यदि किसी में वो पाई जाती है तो उसको कुछ अजीबोगरीब व्यक्ति, कुछ असामान्य व्यक्ति माना जाता है। यह अनुभव जो पढ़ने के आदी रहे उनको बहुत हुआ है कि किस तरह से उनका उपहास किया जाता है। बचपन में मेरा
स्वयं का ऐसा खूब अनुभव रहा कि हंसी उड़ाई जाती है। अगर अकेले बैठ कर के कोई किताब पढ़ता है अपने लिए, अपने बोध के लिए, तो उपहास का पात्र वह होता है। इस पर सोचना चाहिए कि ऐसा समाज हमने कैसे बना दिया। इसलिए ये किताब से सवाल उठाती है कि पढ़ना शिक्षा में शामिल है या नहीं, और पढ़ने के साथ सोचना हमारी शिक्षा प्रणाली में शामिल है या नहीं। इसके साथ ही बाल साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कृष्ण कुमार ने विचार किया है, और डिजिटल युग जो आ गया है उससे क्या असर पड़ा है हमारी पढ़ने की आदत पर, और कागज पर छपी हुई किताब को पढ़ना और जो ई बुक है, डिजिटाइज प्रति है, उसको पढ़ना, इनका क्या अलग अलग प्रभाव हो सकता है और बोध में क्या अंतर हो सकता है। पढ़कर सूचित होना, डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करना, वह एक अलग बात हो जाती है, और छपी हुई किताब को एकांत में बैठकर पढ़ना और गुनना एक अलग बात हो जाती है। ये कृष्ण कुमार इसमें कहते हैं। जब छपी हुई किताबें नहीं थी तो हमारे यहाँ पोथियाँ, हस्तलिखित पोथियाँ हुआ करती थी। मैं चूंकि उस संसार से जुड़ा रहा हूँ जो हस्तलिखित पोथियों का संसार है, पुरानी हाथ से लिखी हुई पोथियाँ, उनमें इस्तेमाल होने वाले कागज, उनकी लिपियाँ, उसके बारे में जिस शास्त्र में विचार किया जाता है, उससे कुछ संस्कृत के लोग सरोकार रखते हैं। पांडुलिपि विज्ञान और पुरालिपि शास्त्र, पेलियोग्राफी और मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मेरे मन में सवाल आता है कि जिस तरह से कृष्ण कुमार इसमें कहते हैं कि डिजिटल माध्यम से जो सामग्री है उसको पढ़ना, सूचना ग्रहण करना उसमें, और छपी हुई किताब को पढ़ कर के कुछ गुनने का प्रयास करना, उसमें तात्विक दृष्टि से अंतर हो सकता है। तो क्या छपी हुई किताब को पढ़ना और पांडुलिपि को पढ़ना, उसमें भी उसी तरह से अंतर होगा? हालांकि ये इस किताब के संदर्भ में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है, पर मैं जिस दुनिया से आता हूँ उस दुनिया से मैं सवाल आज की दुनिया से उठा सकता हूँ कि हमारे पुरखे जब पोथी से पढ़ते थे, जो कि छपी नहीं होती थी, तो उनके पढ़ने में और आज छपी हुई किताब के पढ़ने में क्या अंतर होगा। और अभी भी हम लोग तो पोथी से सरोकार रखते हैं, पोथियों पर काम करते ही हैं। कितनी पुरानी पोथी है इस पर विचार करते हैं। उस पोथी की पढ़ाई और आज की छपी हुई किताब की पढ़ाई में भी तो अंतर होगा। उसी तरह से हमारे यहाँ एक बड़ी दुनिया रही, पोथियों का रख रखाव कैसे किया जाना चाहिए, पोथियों के पुस्तकालय कैसे राजा लोग बनाते थे, अमीर लोग बनाते थे, और कैसे उनको सहेज कर रखा जाता था, इस पर भी बड़ा साहित्य है। पुस्तकों के बारे में बड़ा साहित्य है। जिस प्रकार से किताब पढ़ने के बारे में है, पढ़ने की कला, पढ़ने की संस्कृति, उसका हमारे जीवन से और बोध से संबंध, इसके बारे में पूरी एक किताब है। उसी तरह से हमारे पुरखों ने पोथियों के बारे में, न केवल पोथियों के रखरखाव के बारे में, बल्कि उनके बारे में जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए उसके बारे में बहुत सारी बातें कही। और जो पोथियाँ हैं उनके अंत में जिसने लिपि की है, उसकी प्रतिलिपि जिसने बनाई है, उसको लेखक कहते थे। हमारे यहाँ संस्कृत में लेखक शब्द आथर के लिए नहीं आता है, लेखक जो नकल करता है, नकल नवीस। तो राजा लोग लेखकों को नौकरी देते थे। अच्छे राजा जो विद्यानुरागी हैं उनके दरबार में बहुत सारे लेखकों को नौकरी मिल सकती है जो नकल पोथियों की करते हैं। पोथियों की कापियाँ बना बना करके वितरित की जाती हैं, सर्कुलेशन उनका होता है। तो उनकी कद्र कैसे की जानी चाहिए और कैसे उनका रखरखाव होना चाहिए, इस पर बहुत सारी बातें हमारे साहित्य में मिलती हैं। और सवाई माधव सिंह हुए 18वीं शताब्दी में, उनका लिखा हुआ यह श्लोक है। ये 18वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक तो एक कल्चर हमारे यहाँ थी। संभूष्यम सदपत्यवत,
परकरात रक्षम च सत क्षेत्रवत, जो पुस्तक मतलब पोथी है, हस्तलिखित पोथी है, उसको उस तरह से सजा कर रखना चाहिए जैसे कि अपना कोई अच्छा गुणी बेटा हो, अपने बेटे की तरह उसको रखना चाहिए। परकरात रक्षम च सत क्षेत्रवत, अपनी खेती को जैसे कोई बचा कर रखता है उस तरह से उसको दूसरे के हाथों में पढ़ने से बचाना चाहिए, क्योंकि पोथियाँ चोरी हो सकती हैं, बहुमूल्य हो सकती हैं, तो उस तरह से उसको बचा करके रखना चाहिए। संशोध्यम च निजांगवत, साफ सुथरा उसको उसी तरह से रखना चाहिए जैसा अपने शरीर को कोई साफ सुथरा रखता है। प्रतिदिनम वीक्षम च सन मित्रवत, और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इस तरह से उसको देखना चाहिए। और मित्र से बातचीत करने में जैसा सुख मिलता है उस तरह से फिर संवाद उससे बैठ करके किया जाना चाहिए। पोथियाँ पढ़ करके जब सुनाई जाती थी तो वो संवाद होता ही था। हमारे पुराण वाचक, ग्रंथ वाचक, वो वाचन तो है, पर वो एक अलग तरह का वाचन है, वो एक संसार को खोलता है, यह भी समझा जाना चाहिए। तो वो आज जो वाचन किया जाता है उससे अलग वाचन है। और ग्रंथ ही पूरा का पूरा याद हो जाता था। जो ग्रंथ वाचक हुआ करते थे, जो पुराण के प्रवक्ता हुआ करते थे, तो वो तो सामने पोथी रखी रहती थी, उसको खोलते नहीं थे, उनको सब कंठस्थ है और ग्रंथ उनके भीतर से खुलता चला जाता था। तब ग्रंथ का पढ़ना जो है भीतर उसको किस प्रकार से उपस्थित करा देता है कि आदमी ही ग्रंथ रूप हो जाता है। हमने ऐसे लोगों को तो देखा, हमारे गुरु कई ऐसे थे जिनके भीतर पूरी किताब मौजूद है, और किताब खोल करके नहीं पढ़ाते थे। कविता पढ़ाते हों या व्याकरण के सूत्र की किताब भी पढ़ाते हों, तो इतनी मोटी किताब खोली नहीं। 6 महीने उन्होंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई, कभी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, याद है। लेकिन केवल रटा हुआ है ऐसा नहीं है, रट करके उसको भीतर गुना हुआ है, तब एक एक सूत्र खोलते भी चले जाते हैं। तुम्हारे यहाँ पुस्तकों की संस्कृति में ये बात शामिल थी कि अध्ययन, बोध और फिर उसको दूसरों को देना और फैलाना। तो ये एक अलग तरह की हमारे यहाँ पोथियों की दुनिया हुआ करती थी, जो कि गुम हो गई, बहुत पहले गुम हो गई, अंग्रेजों के आते आते गुम कर दी गई। उसकी तो कोई बात ही अब नहीं करता है। लेकिन ये जो श्लोक है बहुत सुंदर कविता है अपने आप में। संभूष्यम सदपत्यवत परकराद रक्ष्यम च सत क्षेत्रवत, संशोध्यम च निजांगवत, प्रतिदिनम वीक्षम च सन मित्रवत। अपने बेटे की तरह उसको साज संभाल करके रखे। खेती जिस तरह से बचाई जाती है उस तरह से उसको बचा करके रखे। अपने शरीर को जिस तरह से साफ सुथरा रखा जाता है वैसे उसको संभाल करके साफ सुथरा रखे। और दोस्त को जैसे देखा जाता है उस तरह से देखे उसको। वध्यवद अश्लथम नहीं पुनः, उसको बांधे। पोथियां बांध करके लाल कपड़े में रखी जाती थी, उसके अंत में एक डोरी होती थी, उसकी कई तरह की विधियां बताई गई हैं। ताड़पत्र तो काष्ठ के फलक के बीच में रखे जाते थे, और जो भोजपत्र वाली पोथियां हैं वो लाल कपड़े में बांध करके रखी जाती थी। अभी भी जो पोथी खाने हैं पुराने, उनमें लाल कपड़ों में बंधी हुई पोथियां देखी जा सकती हैं, और उनका अध्ययन हम लोग अभी भी करते हैं वहाँ जा कर के। तो कहते हैं कि फांसी के लिए ले जाया जाता हुआ वध्य मनुष्य जिस तरह से बांधा जाता है गले में, वैसे ना बांधे, लेकिन बहुत ढीला भी ना बांधे। स्मर्यम हरेर नामवत, उसकी याद इस तरह से रखे कि जैसे ईश्वर के नाम की याद कोई करता है नित्य प्रति, कि वो है मेरे पास। नैवम सीदति पुस्तकम किल कदा पेते गुणा पुस्तके। आखिरी पंक्ति में तो कितनी संवेदना के साथ कहता है कि जो पोथी घर में रखी हुई है वो कलपती नहीं है, दुखी नहीं होती है। नैवम सीदति पुस्तकम, इस तरह से। और पुस्तक में बड़े गुण हुआ करते हैं। पुस्तकों के बारे में हमारे यहाँ बड़ी कविताएं पोथियों के बारे में लिखी गई। तो ये बहुत अच्छा काम जो प्रकाशक इस पुस्तक के हैं वो कर रहे हैं। बहुत सारी और भी पुस्तकें उन्होंने छापी। बड़े साहित्यकारों की पुस्तकें बाल साहित्य के रूप में उन्होंने छापी और उसका सुंदर नमूना प्रस्तुत किया। इन शब्दों के साथ में नवीन प्रकाशनों के बारे में इस चर्चा को यहाँ समाप्त करता हूँ।